अच्छा, प्रश्न होगा। हम तो दूसरे मूड में आए थे। आइए, प्रश्न को बनाना ही सब कुछ है, बात मत करिए। और उससे छोटा बोतल नहीं मिला था, ये देखिए 200 ml का बोतल में पानी लेकर। चलिए, चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। हमने शानदार तरीके से चैप्टर नंबर 5 फिर से बोलते हैं तो शानदार तरीके से चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। आज प्रश्नों को देखने वाले हैं और जो भी हमारा नया नोट केमिस्ट्री का आया हुआ है उसमें एनडीए और सीडीएस के भी पूछे गए प्रश्नों को शामिल कर दिए हैं। और प्रश्नों की संख्या, अगर कोई पुराने नोट होगा जिनके पास, तो प्रश्नों की संख्या काफी बढ़ा दिए हैं। और इतने सारे प्रश्न को अगर आप याद कर लिए हैं और अगर आप बनाने की कोशिश किए होंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि 80% से ज्यादा प्रश्न को आप खुद ब खुद बना लिए होंगे। बिल्कुल जिस तरह हर एक चैप्टर के थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर खुद से भी प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो लगभग 80% प्रश्न आप खुद बना लिए होंगे। और हमारा तो विचार था कि चैप्टर का आंसर देते ही जाए, लेकिन आप ही लोग का विचार था कि नहीं, क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। और बाद में हमें भी लगा नहीं, सब कुछ करके क्वेश्चन ही नहीं करवाए मतलब कुछ नहीं करवाए, क्योंकि परीक्षा में अंत में आपको क्वेश्चन से ही लड़ना है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना अन्य सभी कार्यों से सबसे जरूरी कार्य है। तो आइए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं, अब फिर उत्तर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखे हैं ना प्रश्नों को? चलिए, क्या जी प्रिया मिश्रा कहाँ थी इतना दिन से? प्रिया मिश्रा नाम है जी? सही बोल रहे हैं ना? गड़बड़ बोल रहे हैं? अच्छा, प्रीति सॉरी। आइए, पहला प्रश्न, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरेल। लेकिन ये जो शब्द है ये कौन दिया है? मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता शब्द का इस्तेमाल मैडम क्यूरी ने किया था, लेकिन रेडियो सक्रियता की पहली बार खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो सक्रिय विकिरण की पहचान रदरफोर्ड। क्लियर? नील्स बोर का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम तथा पोलेनियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। अब पोलेनियम का नाम तो उसके देश के नाम पर है, ठीक है ना? मैडम क्यूरी पोलैंड की निवासी थी। कहां थी? हालांकि वे पोलैंड में शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, तो पोलैंड के निवासी थी और पोलैंड के नाम पर ही उनके द्वारा खोजा गया तत्व का नाम क्या पड़ा? पोलेनियम पड़ा। तो रेडियम और पोलेनियम दोनों का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए किस वर्ष हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी को? 1903 में। यानी रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया। आगे चलकर रेडियो सक्रियता की और ज्यादा विकास मैडम क्यूरी ने किया, तो आगे चलकर दोनों को, हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी दोनों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया। और रेडियो एक्टिविटी मुख्य रूप से मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है।
हालांकि हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत अभी पढ़े हैं, लेकिन वास्तविक बात कहिए तो रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना है। और नाभिक के बारे में, परमाणु के नाभिक के बारे में हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो भी +2 फिजिक्स से किए होंगे वे 12th क्लास में अंतिम चैप्टर फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स में इसी परमाणु के बारे में या रेडियो एक्टिविटी के बारे में ही पढ़े होंगे आप। चार नंबर, रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। बिल्कुल, रेडियो एक्टिविटी में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। रेडियो सक्रिय में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका। रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है, इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यह गलत है। रेडियो सक्रियता प्राकृतिक घटना है, लेकिन कृत्रिम तरीके से तो इसे हम उत्पन्न कर सकते। आयरीन क्यूरी, एफ जोलियट, आयरीन क्यूरी, एफ जोलियट ने किसका खोज किया था? कृत्रिम रेडियो सक्रियता का। तो जब कृत्रिम रेडियो सक्रियता का वो खोज किए थे तो उसको उत्पन्न भी न किए थे। तो बिल्कुल कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे? तो इसको बताए हुए हैं। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज एफ जोलियट और आयरीन क्यूरी, जो मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद थे, आयरीन क्यूरी और एफ जोलियट। तो सही कथन कौन है? 3 क्या है? हालांकि 3 का आधा बात सही है कि रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना, यहां तो छूट गया है। नाभिक के अस्थायी होने का क्या कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 या इससे अधिक हो जाता तो नाभिक अस्थायी हो जाता। और ऐसी घटना घटती है परमाणु संख्या 83 के बाद। परमाणु संख्या 83 के बाद जो भी है 84, 85, 86, 87 सबका नाभिक क्या है? अस्थायी है। तो जब परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 या इससे अधिक हो जाए तो ऐसे नाभिक अस्थायी हो जाते हैं। यानी कि नाभिक का अस्थायी होने का कारण न्यूट्रॉन की बढ़ती हुई संख्या है। और अगर जब परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों पर विचार करें तो परमाणु संख्या 83 के बाद जितने भी तत्व हैं सारे के सारे का नाभिक अस्थायी है। और अस्थायी नाभिक वाले तत्व ही रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा सभी का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा सभी का उत्सर्जन करते हैं। कृत्रिम रेडियो सक्रियता कोड आयरीन क्यूरी और एफ जोलियट ने क्या है? आयरीन क्यूरी और एफ जोलियट ने क्या है? आयरीन क्यूरी, एफ जोलियट। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? सभी का, न्यूट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का, गामा का। लेकिन सबसे ज्यादा किसका? अगर व्यापक स्तर पर सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन होता है तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। सबसे ज्यादा किसका? पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्लियर? लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता के दौरान भी गामा उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा का उत्सर्जन नहीं होता है। बीटा का भी होता है लेकिन अल्फा का। हल्के तथा अस्थायी नाभिक वाले तत्व को किसकी सहायता से रेडियो सक्रिय तत्वों में परिवर्तित किया जाता है? तो इनमें से सभी से। हमें एक, मान लीजिए एल्युमिनियम को रेडियो एक्टिव बनाना है तो इस पर आप अल्फा कण का बौछार करिए या बीटा या गामा का बौछार करिए या प्रोटॉन का विचार करिए। तो इन सभी के आघातों के द्वारा एक अस्थायी नाभिक वाले तत्व को अस्थायी बनाया जा सकता है। अर्थात क्या बनाया जा सकता है? तो इनमें से सभी, इनमें से। नेक्स्ट, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? सीसा, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम रेडियो एक्टिव है, ये हम जानते हैं। लेकिन सीसा
शीशा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 होता है, लेकिन ये मैजिक नंबर के अंतर्गत आते हैं और शीशा जो है वह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, हालांकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 है। अल्फा कण क्या है? हीलियम प्लस प्लस। अल्फा कण क्या है दोस्तों? हीलियम प्लस प्लस। और अल्फा कण को हीलियम प्लस प्लस क्यों कहते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा किरण की गति बराबर होती है प्रकाश के गति का 1/10वां भाग। अल्फा किरण की गति प्रकाश के गति का 1/10वां भाग होता है, 1/10वां भाग होता है। और प्रकाश और इतनी कम गति होने के कारण ही अल्फा का भेदन शक्ति बहुत कम होता है। हालांकि भेदन शक्ति कम होने का कारण द्रव्यमान की भी अधिकता होना है अल्फा का। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण अल्फा किरण भी दे दिया है, प्रकाश किरण। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट, अल्फा विघटन में क्या होता है? अभी चेक कर लीजिए। अल्फा विखंडन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात बढ़ता है कि घटता है कि वो परिवर्तित रहता है? चेक कर लीजिए दोस्तों। ये यूरेनियम है, ये क्या है? और इससे एक अल्फा कण निकल गया तो परमाणु संख्या में कितना की कमी? द्रव्यमान संख्या में। और ये आपका हो जाएगा क्या? तो अल्फा उत्सर्जन हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्फा उत्सर्जन से पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात निकालिए। न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर में से नीचे को घटा लेंगे और प्रोटॉन की संख्या तो कितना हो गया? 6 4 100। तो अल्फा उत्सर्जन से पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 146/92। आप जानते हैं कि ऊपर में से नीचे घटा लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है ना। ये द्रव्यमान संख्या है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होते हैं। ये परमाणु संख्या है जो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऊपर में से नीचे को घटा लेते तो न्यूट्रॉन निकल। तो अल्फा विघटन या अल्फा उत्सर्जन, तो कह रहा है कि अल्फा विघटन या अल्फा उत्सर्जन होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो हम देख लेते हैं। अल्फा उत्सर्जन से पहले 146/, अब अल्फा का विघटन हो चुका है तो अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 234 - 90/, तो ये हो गया 4। अब देखिए दोनों को काटिए तो कितना आ रहा है? चलिए हम ही काटते हैं। 146 को किससे काटना है? 92 से। तो ये 1.58 आ रहा है। उसके बाद काटना है 144 को 90 से। 1.6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है। अब पहले कितना आया? यानी अल्फा से पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम था, अल्फा के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात हल्का बढ़ गया जी। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, अल्फा विघटन से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या हुआ? बढ़ता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आप याद रखिएगा, अल्फा उत्सर्जित होगा और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, बहुत हल्का सा बढ़ता है। ठीक है ना? एकदम देख रहे हैं, एकदम पॉइंट में बढ़ा। तो जब भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा का विघटन या उत्सर्जन होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, थोड़ी सी। नेक्स्ट, अल्फा कण की भेदन शक्ति बीटा और गामा की तुलना में अत्यधिक होता है। बिल्कुल गलत। अल्फा की भेदन शक्ति कम होती है। गामा किरण की आयनन क्षमता तथा गामा किरण की आयनन क्षमता
अल्फा कण के तुलना में अत्यधिक होता है, गलत। आयनन, ये तथा नहीं होगा। अल्फा कण की आयनन क्षमता सबसे ज्यादा और अल्फा कण का भेदन शक्ति सबसे, दोनों बात गलत है कि नहीं? तो कोई भी कथन सत्य नहीं है, ना तो एक न ही। इस तरह के प्रश्न जानते हैं एनडीए सीडीएस में पूछा जाता, अब तो ग्रुप डी में भी पूछा जाने लगा। लेकिन किसी भी तरह प्रश्न पूछे आपसे छूटेगा नहीं। रेडियो सक्रिय परमाणु के अल्फा कण के उत्सर्जन से नवनिर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में दो स्थान दाएं। एक मिनट देख लेते हैं। अल्फा उत्सर्जन से परमाणु संख्या 2 घटा और आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या बढ़ता है। आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाइएगा, परमाणु संख्या, लेकिन अल्फा उत्सर्जन से परमाणु संख्या 2 घटेगा तो तत्व पीछे आएगा, यानी बाएं आएगा, 2 स्थान बाएं आ जाएगा। ये वर्ग विस्थापन नियम है। ये कौन नियम है? वर्ग विस्थापन नियम यही कहता है कि अल्फा उत्सर्जन से तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान बाएं और बीटा उत्सर्जन से तत्व आवर्त सारणी में 1 स्थान दाएं चला जाएगा, 1 स्थान दाएं चला जाएगा। क्लियर? चलिए, ऑनलाइन भी आ रहा है आंसर चैप्टर 1 और 2 का केमिस्ट्री सेक्शन में। क्या है सुनील कुमार? अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर होता है 2। देखिए, अल्फा कण बने होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के। अब आपको याद रखना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो आप इसके जगह 4 न्यूट्रॉन या 4 प्रोटॉन लिख सकते हैं। तो 4 न्यूट्रॉन तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 4 प्रोटॉन है, तो इसको हम दे सकते हैं। अल्फा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि अल्फा का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा का द्रव्यमान 4 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा का द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, और 4 प्रोटॉन आपके ऑप्शन में है। क्लियर? वेधन शक्ति न्यूनतम किसकी? अल्फा की। वेधन शक्ति न्यूनतम किसकी? अल्फा की। वेधन शक्ति सबसे कम होता है गामा की। वेधन शक्ति सबसे, अल्फा की वेधन शक्ति सबसे कम, गामा की वेधन शक्ति सबसे अधिक होता है। किसकी आयनन शक्ति अधिकतम? अल्फा का। आयनन शक्ति, गैसों को आयनित करने की क्षमता अल्फा का सबसे ज्यादा है, गामा का सबसे कम। भेदन शक्ति गामा की सबसे ज्यादा, अल्फा का सबसे कम, और आयनन क्षमता अल्फा का सबसे ज्यादा, गामा का सबसे कम। रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु संख्या में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। तो अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो ये तो आपको याद ही होगा। अल्फा कण पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई। देखिए, अल्फा बना है 2 प्रोटॉन और 2, और न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता नहीं है, यानी एक अल्फा पर आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। अब प्रोटॉन के आवेश को इकाई आवेश कहते हैं, तो आप कह सकते कि 2 इकाई अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश है, अल्फा पर 2 इकाई।
चलिए, कुमार अंकित 21 का बी दे दिया है गलत। अल्फा पर ऋण आवेश नहीं होगा, धन आवेश। नेक्स्ट, बस रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाले अदृश्य किरणें का पहचान सर्वप्रथम, हालांकि रदरफोर्ड अल्फा और बीटा की ही पहचान की थी। अल्फा बीटा किरण का खोज किसने? अल्फा बीटा किरण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। गामा का पॉल विलाट, गामा का किसने? पॉल विलाट ने किया था। गामा का किसने खोज किया था? पॉल विलाट। ध्यान देखिएगा, लुसेंट में इसका उत्तर रदरफोर्ड दिया है, रदरफोर्ड नहीं होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसका उत्सर्जन नहीं करते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ किसका उत्सर्जन नहीं करते हैं? अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन बीटा इलेक्ट्रॉन प्रतिकरण जी, प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं करते। सॉरी, किसका? ठीक तो है, गड़बड़ है। 23 का बी होगा नहीं के 24, ठीक है। अब 25, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं? प्रोटॉन। अब कहिएगा इलेक्ट्रॉन का भी तो उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन बीटा कण क्या था? बीटा कण हूबहू क्या था? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन होगा। क्या होगा? क्लियर? यहां पर सवाल को समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन भी डायरेक्ट उत्सर्जित नहीं होता, लेकिन बीटा कण जो उत्सर्जित हो रहे थे, बीटा कण जो उत्सर्जित हो रहे थे, वो बीटा कण वास्तव में क्या था? रेडियो सक्रिय विखंडन में अल्फा बीटा गामा एक साथ उत्सर्जित होते हैं? बिल्कुल नहीं। अल्फा तथा बीटा कण एक साथ उत्सर्जित हो नहीं, पहले अल्फा फिर बीटा और अंत में नहीं, पहले अल्फा, अल्फा पहले और उसके बाद गामा। ये सही है। पहले एक अल्फा निकलेगा या पहले एक बीटा निकलेगा, और इन दोनों के उत्सर्जन होने के बाद ही किसका उत्सर्जन होगा? गामा का। ये गलत नहीं करे कि पहले अल्फा फिर बीटा, नहीं, पहले अल्फा भी हो सकता है, पहले क्या हो रहा है? निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन के समान गुण वाला है कौन? बीटा। वेरी गुड। अल्फा किसके समान है? बीटा किरणों पर कौन सा आवेश उपस्थित रहता है? बीटा किरणों पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित रहता है, ऋणात्मक। एक बीटा कण के उत्सर्जन से निर्मित परमाणु क्या है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से निर्मित परमाणु नवीन परमाणु। अच्छा, बीटा कण उत्सर्जन परमाणु संख्या 1 वृद्धि होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। परमाणु संख्या 1 बढ़ता है ना, बीटा उत्सर्जन से परमाणु संख्या 1 बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन, और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो परमाणु द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अल्फा धन आवेश, बीटा ऋण आवेश, गामा आवेशहीन। सही तीनों न है, तीनों सही है दोस्तों। तीनों क्या है आपका? सही है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कण होते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कण ये नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण होगा। देखिए, अल्फा हो या बीटा हो, गामा हो, इन सब नाभिक से निकलेगा, क्योंकि रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है।
तो नाभिक से दो चीज का दिया है, एक आवेशित और एक अनावेशित। और हम जानते हैं कि बीटा कण आवेशित कण है, इस पर ऋण आवेश होते हैं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण, नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपको बताए नहीं थे मेसोन वाला थ्योरी। बीटा इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। रेडियो सक्रिय किसका गुण है? परमाणु के नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। क्या हो जाएगा एक देखते हैं। सब सब्जेक्ट का क्लास होगा, क्योंकि इतना टेंशन ले रहे हो। क्या हो? गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग से। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है, और इसकी प्रकृति सभी विद्युत चुंबकीय तरंग से मिलती है। क्वेश्चन पूछता है कि गामा की प्रकृति किससे मिलती है, तो एक्स से मिलती है, क्योंकि एक्स भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से, बीटा कण के उत्सर्जन से संबारिक। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि मान लीजिए एक तत्व है थोरियम 90234। अब बीटा उत्सर्जित हो गया, तो बीटा परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। 91 प्रोएक्टेनियम 234। तो बीटा जो उत्सर्जित होते हैं वे द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं लाते, लेकिन बीटा उत्सर्जन होकर परमाणु संख्या को एक क्या करते हैं? तो अब देखिए, बीटा से पहले और बीटा के बाद वाले परमाणु को देखिएगा तो दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? ऐसे दो तत्व जिसके परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? तो और ये संभारिक किसके उत्सर्जन से बना है? तो बीटा के उत्सर्जन से संभारिक बना है। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे, उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे। डी नंबर में क्या देखेंगे? हम जानते हैं कि गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें उच्च ऊर्जा होती है, बहुत उच्च ऊर्जा होती है। तो डी के सापेक्ष सी जो है ना, ज्यादा उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? किसी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा किरण की क्षय होने के बाद तत्व का, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा किरण के क्षय के बाद तत्व, हाँ, ना तो परमाणु संख्या और ना ही द्रव्यमान संख्या में बदलाव आता है, ना ही परमाणु संख्या, ना ही। 1 मिनट ऑनलाइन वाला को देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत है। क्यों हम तो लाइव लिए हैं तो हम रिकॉर्डेड क्यों देखे? क्या प्रॉब्लम हुआ? कामनी पांडे, गौतम कुमार, क्या दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन वाले दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन तो करवा रहे हैं, हेल्प मांग रहा है जी, क्या हो रहा है? तुरक बायोलॉजी तो इस बैच में समाप्त हो गया है। अच्छा, आप कोचिंग पर आइएगा, इसका बैच ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, बायोलॉजी लेकर धरफरा रहे थे। निम्नलिखित में किसकी भेदन शक्ति महत्तम है? अल्फा। ये गड़बड़ है, हमको पता लग गया। इसका आंसर क्या होगा? गामा। अल्फा बीटा गामा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि भेदन शक्ति किसकी होती है? गामा की होती है। भेदन शक्ति किसकी होती है ज्यादा? किसकी आयनन ऊर्जा न्यूनतम? गामा की भेदन शक्ति सबसे ज्यादा, लेकिन आयनन ऊर्जा सबसे कम। आयनन ऊर्जा सबसे कम। आइए, कथन ए
अल्फा बीटा गामा किरणों में अल्फा किरण की भेदन क्षमता अधिकतम होती है। ये तो गलत है ना? व्हाट इज दिस? ये गलत है। कथन आ रहे कि बीटा गामा किरणों के तुलना में अल्फा कण अधिक भारी होता है। बिल्कुल, ये तो सही है कि अल्फा कण 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बने होते हैं और ये भारी होता है बीटा और गामा के तुलना में। तो एक गलत है परंतु आर सही है। एक गलत है परंतु आर सही है। 1 मिनट। एक क्वेश्चन है कि पूछ रहे हैं तो क्लास अप्रैल में क्लास लिए हैं तो फिर कैसे होगा बायोलॉजी का क्लास? अच्छा, हो सकता है कि क्लास जो है ना पूरी तरह से गड़बड़ा गया होगा खरीदने में, तो कोई दिक्कत नहीं। अजीत कुमार, क्लास को चेंज कर देंगे, एक बैच से दूसरा बैच में कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वरना जहां से पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि हर चीज तो पढ़ना जरूरी है ही है। क्या हुआ? अब बैच हो सकता है वो कुछ और लेना चाहता है, हो जाता है। एक पर कभी कभी बैच गलती से दूसरा बैच खरीदे, पूरा मजा में फिजिक्स का डेमो देख लिया, फिजिक्स खरीदेंगे, अब पता चलेगा केमिस्ट्री खरीदा गया है। तो ये ऐप पर होता है। कभी कभी तो लगता है अजीत जी से हो गए, अमित जी से, तो उसको चेंज कर देना है। समान ऊर्जा की अल्फा कण के तुलना में समान ऊर्जा की अल्फा कण के तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। क्यों? तो बीटा कण का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण उसका वेग अधिक होता है। द्रव्यमान नगण्य, वेग अधिक, इसलिए भेदन क्षमता अधिक। तो बीटा का भेदन शक्ति अल्फा से ज्यादा इसलिए होता है कि बीटा का द्रव्यमान भी अल्फा से कम है और बीटा का वेग भी अल्फा से ज्यादा है। वेग बीटा का ज्यादा ना अल्फा से। रेडियो सक्रिय विखंडन के नियमानुसार किसी भी क्षण रेडियो सक्रिय परमाणु के विखंडन होने की दर उस समय उपस्थित कुल सक्रिय परमाणु की संख्या के क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणु के संख्या के समानुपाती होता है। यानी परमाणु संख्या जितनी अधिक होगी, रेडियो सक्रिय क्षरण का दर या रेडियो सक्रिय विखंडन का दर उतना अधिक होगा। यह भी सॉडी और फोंजस का ही नियम के अंतर्गत आता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, परमाणु पर निर्भर नहीं करता। गलत है। सही कौन है? ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व क्षय होने के पश्चात अंत में किसमें बदलते हैं? अंत में सीसा में बदलते हैं। सभी रेडियो सक्रिय तत्व क्षय होकर अंत में सीसा में बदलते हैं, क्योंकि सबसे सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? सबसे सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है दोस्तों? सीसा है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है जार्कोनियम। जार्कोनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। क्या है? उसके बाद एस्टेटिन, ट्राइटियम। ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक। फ्रांसियम होता है, फ्रांसियम, 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 Fr, ये भी रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रांसियम, एस्टेटिन और ट्राइटियम ये तीनों रेडियो एक्टिव है। लेकिन जार्कोनियम क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ है। जार्कोनियम क्या है? अर्धचालक पदार्थ है और ये रेडियो एक्टिव नहीं है। सबसे शक्तिशाली रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? सबसे शक्तिशाली क्या? नहीं, यूरेनियम से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? रेडियम। शक्तिशाली मतलब इससे निकलने वाले अल्फा का वेग अन्य सभी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा के वेग से क्या होता है? ज्यादा होता है। इनका विखंडन दर काफी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रेडियम का होता है, अन्य सभी का रेडियम से क्या होता है? कम होता है। आइए दोस्तों, कह रहा है कि यहां पर प्लूटोनियम से 8 अल्फा और 5 बीटा, 8 अल्फा और 5 बीटा निकला है। सबसे पहले 8 अल्फा घटाइए। एक अल्फा से परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, तो 8 चुके
तो 242 में 32 गया कितना 200 और 210 वाला 2 है। और 8 अल्फा तो परमाणु संख्या में 2, तो 8 दूनी 16, 94 में 16 गया कितना 814 और बच गया आपको 7, 78 ना। क्लियर। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर 8 अल्फा निकलेगा इससे तो द्रव्यमान संख्या घटकर कितना और परमाणु संख्या घटकर कितना, और उसके बाद क्या निकला है 5 बीटा। तो बीटा तो 210 को कुछ नहीं करेगा, लेकिन 1 बीटा निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ा, तो टोटल पहले 78 हो गया था अल्फा निकलने से 78 हो गया था। अब 5 बीटा निकला, परमाणु संख्या में पुनः कितनी की वृद्धि 78 5 83। हाँ ये दोनों एक ही है, ए और बी होगा, दोनों एक ही है, ए भी सही है और बी भी सही है। हाँ ए और सी, सॉरी ए और सी। क्लियर। कैसे बना देख लिए ना। पहले हम 8 अल्फा को निकाल दिए और हम जानते हैं कि 1 अल्फा निकलने से परमाणु संख्या 2 घटता है, द्रव्यमान संख्या 4 घटता है। तो 8 निकला, तो 8 चौके 32, द्रव्यमान संख्या 32 घटेगा, 8 दूनी 16, परमाणु संख्या 16 घटेगा। उसके बाद 5 बीटा निकला है, बीटा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन, लेकिन 1 बीटा निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ता है, तो 5 बीटा निकला तो परमाणु संख्या 5 बढ़ जाएगा। अल्फा निकलने से 78 हो गया, 5 बीटा निकलने से 5 बढ़कर क्या हो गया 83 हो गया। छियालीस, यूरेनियम से कितना अल्फा बीटा विघटन होगा। तो समझिए, पहले देखिए कि यहां कितना का कमी है 4 की कमी है। द्रव्यमान संख्या में कमी केवल अल्फा कर सकता है, बीटा नहीं कर सकता है। तो द्रव्यमान संख्या 4 घटा तो 1 अल्फा तो निकला ही निकला है, और 1 अल्फा निकला इसीलिए 4 घटा, और अल्फा निकले से परमाणु संख्या भी 92 में 2 घटकर कितना हो जाएगा 90, लेकिन है कितना, इसका मतलब 1 बीटा भी, यानी 1 अल्फा निकला है और 1, समझे। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से 1 अल्फा और 2 बीटा कण का उत्सर्जन हो तो प्राप्त परमाणु क्या होगा, देख लेते हैं। यूरेनियम से 1 अल्फा ना, 1 अल्फा निकलेगा तो ये 234 और उसके बाद 2 बीटा निकलेगा, तो 92 234, 92 200 और 238 92। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो ये क्या होगा। अब देखिए 1 अल्फा 2 बीटा निकलने पर परमाणु संख्या 92 का 92 हो गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या 238 है, 234 है। तो 1 अल्फा 2 बीटा निकलते हैं तो परमाणु संख्या पहले के समान हो जाते हैं, और परमाणु संख्या अगर समान हो तो वो क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा तो वो क्या होगा। क्लियर। 47 का बहुत बी दे रहे हैं, बी नहीं होगा दोस्तों, आपके सामने में है। पहले द्रव्यमान को घटाइए, कितना घटा है 24 36 12। द्रव्यमान में कितना का कमी, और द्रव्यमान में कमी केवल अल्फा निकलने से होता है। द्रव्यमान में कितना कमी, तो यानी 3 अल्फा निकला है, 3 अल्फा निकला है ना। अब 3 अल्फा निकलेगा तो 92 में से 3 दूनी 6 घटाइए कितना, लेकिन है कितना, मतलब 3 अल्फा के बाद 1 बीटा निकल चुका है, 3 अल्फा के बाद 1 बीटा निकल चुका है।
से एक अल्फा कण का उत्सर्जन, तो पारमाणविक न्यूट्रॉन की संख्या एक अल्फा निकला तो 238 में 4 घटाइए 234 और 92 से 90 एक अल्फा उत्सर्जन होगा यही। और क्या कर रहा है न्यूट्रॉन की ऊपर में से नीचे को घटाते हैं तो कितना 144 एक बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 11 से 12। अब परमाणु संख्या 12 किसका, तो प्राप्त मैग्नीशियम ही होगा। आप कहिएगा मैग्नीशियम का तो द्रव्यमान संख्या 24 होता है, तो मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम का समस्थानिक होगा। क्लियर। लेकिन एक क्लियर है कि एक बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ेगा, एक बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 और परमाणु संख्या 11 1 बढ़ेगा तो 11 1 12 और 12 परमाणु संख्या किसका, कर 14 7 नाइट्रोजन निम्नलिखित में किससे मिलकर ऑक्सीजन तथा प्रोटॉन में बदल जाएगा। देखिए नाइट्रोजन 14 7 कर कि इसमें आप किसको मिलाइएगा कि ये ऑक्सीजन प्लस 1 प्रोटॉन बनेगा। तो न्यूट्रॉन को जोड़िएगा तो ऐसा नहीं होगा, अल्फा को जोड़िए तो अल्फा कितना 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का बना होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान संख्या 4 बढ़ाएगा, तो 4 बढ़ाएगा तो 3 बढ़ा और परमाणु संख्या को ये 2 बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा। तो अगर आप सवाल को देखिए कह रहे कि नाइट्रोजन में क्या जोड़ेंगे कि ऑक्सीजन और प्रोटॉन बनेगा, तो शायद अल्फे जोड़ना पड़ेगा। अल्फा जोड़िए किस अल्फा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, इससे एक प्रोटॉन को निकालकर बाहर कर दीजिए, तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में जोड़िएगा तो द्रव्यमान संख्या 2 1 3 14 3 एक प्रोटॉन जुटेगा तो प्रोटॉन परमाणु संख्या को बढ़ाएगा 7 1, तो एक प्रोटॉन भी निकल गया और आपका ऑक्सीजन बन गया कि नहीं। तो आप इसमें एक अल्फा अर्थात 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को जोड़िएगा तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और प्रोटॉन भी मिलेगा। सवाल को समझे कि नहीं। रेडियो सक्रिय पदार्थ किससे निर्मित पात्र में, बिल्कुल शीशा, क्योंकि ये रेडियो सक्रिय तत्व को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है। नेक्स्ट, बीटा कण के उत्सर्जन से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या होता है। बीटा कण के उत्सर्जन से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या होता है। बीटा कण के उत्सर्जन से, अब आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या मान लीजिए थोरियम है 90 है, थोरियम 90 234 और एक बीटा निकाल दीजिएगा तो 234 तो 234 ही रहेगा और 90 से 91 हो जाएगा, 91 प्रोएक्टिनियम है। तो बीटा से पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 234 माइनस 90 बटे 90, ऊपर में नीचे घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है, तो 4 9 4 और यहां पर देखिए, यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 3 143 बटे 91। क्या हो रहा है एक बार चेक करिए ना, बढ़ रहा है। अरे निकालिए, काट के निकालिए कैलकुलेटर से। एक मिनट देख लेते हैं। एक 144 90
ये हो रहा है आपका 1.6 और उसके बाद है आपको 143 91 143 भागा 91 तो 1 पॉइंट, ये तो घट रहा है। तो बीटा उत्सर्जन से घटता है, अल्फा उत्सर्जन से। इसका आंसर आ रहा है 1.57। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब बीटा उत्सर्जित हुआ तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात क्या हो गया, घट गया। क्लियर? चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, ये सब क्या पूछ रहा है, सवाल बनाएगा तो किसी का कुछ छूट गया है। अरे लिख के जवाब दोनों जी, क्या लिख रहा है, जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्युमिनियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम दर्शाता है, लेकिन एल्युमिनियम दर्शाता है नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकरल ने किया था। सही है। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार मैडम क्यूरी ने। सही है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है। रेडियो धर्मिता को मापा जाता है गीगर मुलर काउंटर द्वारा। गीगर मुलर काउंटर द्वारा। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी, रदरफोर्ड, बेकुरल। हालांकि एसआई मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुरल है। एसआई मात्रक ये 10 के पावर 7 होगा। हाँ, 3 गुना 10 के पावर 7 बराबर 1 क्यूरी और 3.7 गुना 10 के पावर 7 बराबर 1 मिली क्यूरी होता है। क्या होता है? 1 मिली क्यूरी होता है। यहां 10 के पावर 7 है, 10 के पावर 7 है। क्लियर? वहां बैठे हैं विद्यार्थी को दिक्कत है, जवाब दीजिए। वहां लिखने नहीं आता है। तो उसको निकाल दो, वैसे निकाल दो, पैसा ट्रांसफर कर दो। उसका दिक्कत क्या है? जो धरफरा रहा है ज्यादा उसको बोले निकाल दो, जो पैसा काटा है उसको लौटा दो। वो धरफरा रहा है बेचारा। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा दुगुना कर दिया जाए तो विखंडन की दर अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिए, यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा दुगुना कर दिया जाए तो रेडियो सक्रिय विखंडन की दर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने का है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने में, यानी 4 महीने में वो पहले का आधा हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी 1 भाग है और अर्ध आयु कितना है? 4 महीना। तो 4 महीना बाद कितना हो जाएगा? आधा। अब फिर अगला 4 महीना बाद क्या हो जाएगा? आधा का आधा, यानी 1/4 भाग, यानी टोटल 4/4 8 महीना में 1 भाग घटकर कितना हो गया? 1/, टोटल 8 महीनों में 1 भाग घटकर कितना हो गया? अब 1 भाग घटकर 1/4 भाग हो गया तो कितना भाग नष्ट हो गया? 3/4 भाग नष्ट हो गया ना। अगर 1 भाग 1/4 भाग हो गया है तो आप कह सकते कि 3/4 भाग नष्ट हो गया। और 3/4 भाग नष्ट होने में 4/4 8 महीना का समय लगा है। क्लियर?
तो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, तो इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में 8 महीनों का समय लगेगा। किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 140 दिन है, तो 560 दिन बाद इसका 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम है, अर्ध आयु कितना है 100, तो 140 दिन में घटकर कितना हो जाएगा? अब फिर इसका 140 दिन बाद 1/4 ग्राम, फिर 140 दिन के बाद इसका आधा 1/8 ग्राम, कितना दिन हो गया? एक और 140 जाएगा, फिर 140 दिन के बाद इसका आधा 1/16, तो 560 दिन हो गया। 560 दिन हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो 560 दिन के बाद 1 ग्राम कितना हो गया है? 1/16 ग्राम हो गया है। तिरसठ, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 70 दिन का है। अर्ध जीवन काल, तो उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद, ये तो अब निकाल लीजिएगा। 1 ग्राम है और अर्ध जीवन काल कितना दिन है? तो अर्ध जीवन काल 70 दिन है, तो 70 दिन में आधा हो जाएगा और ये शायद 0.5 होगा। अब फिर 70 दिन बाद इसका आधा और इसका आधा, यानी 0.25 होने में 70 140 दिन लगा है। 140 दिन लगा है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने मूल मात्रा का 16वां भाग 2 घंटे में बाद पाया जाता है, तो तत्व की अर्ध आयु क्या है? 16वां भाग वाला एक क्वेश्चन बनाए थे, देखिए क्या नंबर था? 16वां भाग था ना, यानी 1 2 3 4। अगर हम आप देख रहे हैं कि ना कि 16वां भाग होने में 1 2 3 4 स्टेप लगता है। 4 स्टेप लगता है जी, हाँ यही है। कर किसी रेडियो एक्टिव तत्व का मात्रा अपने मूल मात्रा का 16वां भाग, मान लीजिए कि अभी 1 भाग है, हम अर्ध आयु को x मान लिए। क्या मान लिए? x दिन। अर्ध आयु कितना है? x दिन का है, तो x दिन का बाद 1/2 भाग, फिर अगला x दिन बाद 1/, फिर अगला x दिन बाद 1/8 भाग, फिर अगला x दिन बाद, तो टोटल 1 2 3 4 x बराबर कितना? 2 घंटा, यानी 2 घंटा बराबर कितना? 120 मिनट। तो 4 से काटिए तो कितना? 30 मिनट। तो इसका हाँ ये गड़बड़ है, इसका ऑप्शन गड़बड़ है। इसका क्या होगा? सवाल को समझे। हम अर्ध आयु को क्या मान लिए? x दिन। अर्ध आयु x दिन मानेंगे तो 4x दिन के बाद 1 भाग कितना हो जाएगा? 16। 4x दिन का मान कितना दिया हुआ है? तो x का मान कितना होगा? 30 मिनट होगा। 30 मिनट ऑप्शन में नहीं है, इसका उत्तर आपका क्या होगा? 30 मिनट। क्लियर? क्या दिक्कत है? 15 मिनट होगा। अरे 1 भाग x दिन के बाद 1/2 भाग हुआ, फिर अगला 1/4 भाग, फिर 1/, फिर 1/। क्लियर हुआ? तो टोटल कितना समय लिया? 4x करा कि 16वां भाग होने कितना घंटा लगा है? 2 घंटा। तो 4x 2 घंटा के बराबर होगा। x का मान कितना निकलेगा?
कोई दिक्कत है बताइए। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद, अर्ध जीवन काल 1 दिन है तो परसेंटेज है तो मान लेते हैं कि अभी 100% है। तो अर्ध जीवन काल 1 दिन है तो 1 दिन के बाद ये 50%, फिर अगला 1 दिन के बाद ये 25%, फिर अगला 1 दिन के बाद ये 25/2%, फिर अगला 1 दिन के बाद ये 25/4%। 4 दिन न बोल रहा है, 1 2 3 4, 4 दिन के बाद 100% आधा होते होते कहाँ पहुंच गया 25/4, यानी 6.1/, यह सही करिए 6.1/4%। 6 के 24, 1 25/4। ये थोड़ा ऑप्शन सी को सही कर लीजिए, ऑप्शन सी में 6.1/4 है। क्लियर। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का टी हाफ है तो टी हाफ का मान 0.693/लैम्डा। लैम्डा को विखंडन स्थिरांक कहते हैं। ये तो बताए नहीं है तो इसको याद रखिए। क्या कोई दिक्कत? एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट रट्टा मारना भी पड़ेगा। पृथ्वी के आयु का आकलन करता है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी के आयु का आकलन, अति प्राचीन चट्टानों का भी आकलन किससे? यूरेनियम डेटिंग से। अति प्राचीन चट्टानों का भी आकलन किससे होता है? प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण के लिए, प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण भी यूरेनियम डेटिंग से होता है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म के आयु का निर्धारण होता है। किसका? नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जितना भी द्रव्यमान हो अर्ध जीवन काल में उतना का आधा हो जाएगा, चाहे वो 1 ग्राम हो चाहे 1 क्विंटल हो। बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? हल्के नाभिक का जुड़कर नाभिक बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नाभिकीय विखंडन संलयन में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। द्रव्यमान में कमी होती है जो ऊर्जा में बदलता है, और द्रव्यमान में ऊर्जा के बदलने के कारण ही दोनों अभिक्रिया में व्यापक पैमाने पर ऊर्जा निकलती है। एक एएमयू अगर द्रव्यमान में कमी होगा तो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस। नाभिकीय विखंडन के दौरान भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटते हैं। उत्पाद के द्रव्यमान में थोड़ी कमी आती है और न्यूट्रॉन मुक्त होता है। तीनों सही है। नाभिकीय विखंडन में तीनों घटना घटती है ना। आगे, नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता। बिल्कुल सही है। नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं होता। गलत। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन। पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा, नाभिकीय विखंडन यानी संलयन, विखंडन संलयन दोनों में ऊर्जा संरक्षण नियम का पूरी तरह से पालन होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है सभी, केवल द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता है। बाकी सभी भौतिक राशि क्या रहती है? संरक्षित रहती है। क्या नहीं संरक्षित रखती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के अलावा सब कुछ संरक्षित रहता है। सूर्य एवं अन्य तारों की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन।
किसने सर्वप्रथम पता लगाया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है? हैंस बेथे। हैंस बेथे। किस नाभिकीय अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन में। हानिकारक विकिरण पैदा होता है विखंडन में। सोचे जिस दिन 10 चैप्टर केमिस्ट्री का समाप्त होगा ना, उस दिन एक शानदार टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, और एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं देंगे। और उस दिन जिसको 100 में 100 नहीं आएगा वो समझ लेगा कि हमको नौकरी होने वाला नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन आउट कर दिए तब नहीं रट सके, तब पूरा सिलेबस को रटना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये अभी बात बता दिए हैं, अभी लेट है। 10 चैप्टर जिस दिन समाप्त होगा, ऑनलाइन वाले को भी बोल देते हैं, 10 चैप्टर जिस दिन समाप्त होगा उस दिन एक भीषण टेस्ट लेंगे, मतलब बहुत हार्ड टेस्ट लेंगे, और उसमें क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से एकदम जो क्वेश्चन करवाए वही रहेगा। सिलेबस आउट कर दिए हैं, अब सबको उसमें 100 में 100 लाना है, और 100 में कम 90 से कम नहीं चल सकता है। और उसमें जो टॉप करेगा उसको मिलेगा शानदार 500 रुपया का प्राइस। अल्लाह कहते हैं 500 में 2 दिन मुर्गा होगा। 82 नंबर। अब ऑनलाइन वाले को डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा पैसा क्या, लेकिन ऑनलाइन वाला थोड़ा, ऑनलाइन वाले के लिए हम कोई व्यवस्था करेंगे। 82 नंबर। अच्छा, ऑनलाइन वाले लेने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है ना? इधर एक नया सॉफ्टवेयर बना है ना, उसमें 10 सेकेंड में आंसर देना होता है, वही सॉफ्टवेयर पर टेस्ट लेंगे ऑनलाइन वाला का। निम्नलिखित में कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होता है? विखंडन। श्रृंखला अभिक्रिया कौन होता है? विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय सॉरी नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि संलयन हेतु अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। संलयन हेतु उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट, नाभिकीय बमों में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती। गलत। रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, परमाणु बम में भी श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अंतर यही है कि रिएक्टर वाला श्रृंखला कंट्रोल होता है, अब बम वाला श्रृंखला कंट्रोल, तो पहला तो गलत है। नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, जबकि रिएक्टर में अभिक्रिया। दूसरा कथन क्या है? पहला गलत। परमाणु बम का आविष्कार ओटो, हालांकि ओटो ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। आगे चलकर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही परमाणु बम बनाया गया, इसलिए परमाणु बम के भी खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित होती है? बिल्कुल नहीं। संलयन में ज्यादा, विखंडन में कम। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? संलयन में ज्यादा ऊर्जा निकलता है, विखंडन में कम। नाभिकीय रिएक्टर की कार्य पद्धति नियंत्रित विखंडन मतलब नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? न्यूट्रॉन की।
हालांकि प्रोटॉन से भी करा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन से ही कराए जाते हैं, बेहतर होता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? पिंच ब्लेड। अब पिंच ब्लेड यूरेनियम का, यश का, जिससे यूरेनियम की प्राप्ति होती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए साधारण यूरेनियम, हाँ। मॉडरेटर, मॉडरेटर यानी मंदक का क्या काम है? मंदक का काम है रिएक्टर में विखंडन, न्यूट्रॉन के लोड को कम करना, यानी उसके वेग को कम करना। लोड कम करने का मतलब वेग कम करना। मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक क्षण का कार्य न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है, दोनों कथन सही है। पिछले क्लास में हम रिएक्टर के बारे में पढ़े थे। परमाणु के नाभिकों के मिलने और नए नाभिक बनने, और ये परमाणु के नाभिक का मिलना क्या होगा? संलयन होगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, मंदक सभी सभी, लेकिन सब सर्व अगर दे देता सर्वोत्तम मंदक, सर्वोत्तम भारी जल, सर्वोत्तम। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जिरकोनियम। अब जिरकोनियम किस कार्य में आवश्यक है? लेकिन किसी कार्य में आवश्यक है, आगे बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में सभी सभी, सर्वोत्तम भारी जल, मंदक भी सर्वोत्तम भारी जल और शीतलक भी सर्वोत्तम भारी जल ही होता है। 100 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो सक्रियता को किसी बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। विखंडन को बाहरी युक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल। नियंत्रक क्षर, कैडमियम बोरॉन के क्षर देकर हम नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किए थे कि नहीं रिएक्टर में? तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा भारी जल, भारी जल दोनों के रूप में भारी। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका? न्यूट्रॉन नियंत्रक कैडमियम और परमाणु रिएक्टर भारी पानी का तालाब है, क्योंकि भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। उस भारी जल आसपास चारों तरफ लगे रहते हैं रिएक्टर के, इसीलिए परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर को भारी जल का तालाब भी कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होता है, अब परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन होता है, यही ना अंतर है। बीटा कण विक्षेपित होते हैं, जो भी आवेशित कण होते हैं वो चुंबकीय विद्युतीय दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, दोनों क्षेत्र में। परमाणु पाइल का इस्तेमाल ताप नाभिकीय संचालन में किया जाता है, ताप नाभिकीय संचालन में, ताप नाभिकीय संचालन में, ताप नाभिकीय संलयन में, सॉरी ताप नाभिकीय। और अगर ताप नहीं भी लिखिएगा ना तो आप समझिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ये तो द्रव का ऊर्जा में, द्रव ये मतलब द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्य वस्तु को कहते हैं, और वस्तु वो है जिसमें द्रव्यमान होता है। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित नहीं, हाइड्रोजन बम विखंडन पर आधारित है, नहीं, दोनों कथन क्या है? गलत है। पर ये रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। बिल्कुल, रॉयल सोसाइटी लंदन में स्थित है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भाषण देते देते उन्होंने यह बात कही थी, सही है। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा मतलब द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, बिल्कुल यही विश्वास था रदरफोर्ड को, इसलिए उन्होंने ये बोला।
तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में अर्थात नाभिकीय संलयन होना। चलिए समाप्त हो गया दोस्तों, छठा चैप्टर समाप्त हो गया है, रिवीजन मार लीजिएगा। सातवां चैप्टर एसिड बेस है, सातवां चैप्टर क्या है? आइए तो अगला क्लास में एसिड बेस होगा। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों और किन्हीं को कोई बैच में समस्या हो गया है तो क्लास के दौरान आप लोग रखते हैं और हम पढ़ाने में लीन हो जाते हैं तो देख नहीं पाते हैं। नंबर दे दिया है, नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त अगर पटना में रहता है उसके मार्फत आप यहाँ पर खबर भिजवा सकते हैं। बहुत दिक्कत है तो आप खुद एक दिन के लिए पटना आ सकते हैं। एक सौ नंबर 100 नंबर 100 नंबर। एक सौ का सी होगा, दोनों सही है। नोट से क्वेश्चन नहीं मिलता, हो सकता पुराना नोट होगा रितेश कुमार। नया नोट लॉन्च हो चुका है और वायरल भी हो चुका है, तो हो सकता है आपके पास पुराना नोट हो। अगला चैप्टर का पीडीएफ डाल दे, बिल्कुल पीडीएफ डल गया होगा, डल गया है ना? हाँ डाल दिया गया अगला चैप्टर का। 100 का सी होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। पीडीएफ सर जी पीडीएफ 7 का मिल जाएगा। 103 का 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 सी, 104 का बी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।